मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में मैं हूँ आपके साथ बबीता। लेकिन आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, आज आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। तो फिर आज मेरे साथ है संदीप भट्ट, यानी मेरा नाम है संदीप भट्ट और मेरे साथ है बबीता। वेरी गुड संदीप। हाँ। वैसे मैं आपका ना इंट्रोडक्शन करवा ही रही थी, आपको हमेशा बहुत जल्दी रहती है। तुम रहने दो, तुम्हारे चक्कर में रहता तो पूरे एपिसोड में तुम मुझे क्या पता साइलेंट मोड में रखती। अच्छा बाबा, लड़ाई बंद करो और इस प्रोग्राम को शुरू करो। हाँ जरूर, आज भी हमारे पास प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए है ढेर सारा एंटरटेनमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन की होगी डबल डोज। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और सबसे पहले बात उस घटना की जो इतिहास के गलियारों से हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिस घटना की हम बात करने वाले हैं। कोलंबस छुट्टी है आई, आओ कोई नया मुल्क ढूंढे चल के भाई। कोलंबस छुट्टी है आई, आओ कोई नया मुल्क ढूंढे चल के भाई। तुम्हें पता है, क्रिस्टोफर कोलंबस की हर छुट्टी का मेरे ख्याल से यही प्लान होता होगा कि चलो आज कोई नया देश फिर से खोजते हैं। क्यों? देखो ऐसा है, मस्ती बंद करो और साफ साफ बताओ क्रिस्टोफर कोलंबस से आज के दिन का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है? अरे आज ही के दिन उन्होंने एक नए देश की खोज की थी और वो देश दुनिया के नक्शे पर जमैका के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन 1494 में इस ग्रेट इटालियन सेलर क्रिस्टोफर ने अपनी दूसरी वोएज में अफ्रीका के देश की खोज की थी। वैसे संदीप, यहाँ पर अपने लिसनर्स को हम ये भी बताते चले कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली वोएज में 1494 में अमेरिकन कॉन्टिनेंट की भी खोज की थी। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं वो गाना किस लिए गा रही थी? बिल्कुल समझ में आ गया मुझे। कोलंबस छुट्टी है आई, आओ कोई नया मुल्क ढूंढे चल के भाई। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद अब चलते हैं आज के बर्थडे सेलिब्रेशंस की तरफ, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे उस महान पर्सनैलिटी की जिसने न सिर्फ अपने काम से नए मकाम कायम किए बल्कि एक पूरी की पूरी विचारधारा को जन्म दिया। एक ऐसी विचारधारा जो सदियों बाद आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। 5 मई 1818 को जर्मनी में इस महान फिलोसोफर, जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट का जन्म हुआ। सोशियो पॉलिटिकल थ्योरीज लिखने वाले कार्ल मार्क्स बचपन में एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे और कहा जाता है कि उनकी शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई और उन्होंने पहली बार स्कूल में कदम 12 साल की उम्र में रखा। स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद युवा कार्ल मार्क्स को बॉन यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। उस वक्त बॉन यूनिवर्सिटी रिबेलियस यूथ्स का गढ़ हुआ करती थी और इस गढ़ का एक मजबूत हिस्सा बनने में युवा कार्ल को ज्यादा वक्त नहीं लगा और इसी के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जिसके बाद इनके पिता ने इनका दाखिला प्रेस्टिजियस बर्लिन यूनिवर्सिटी में करवा दिया। और संदीप, यही नहीं, बर्लिन यूनिवर्सिटी में पहली बार भविष्य के इस महान फिलोसोफर की पहली बार मुलाकात हुई फिलॉसफी से। और संदीप, यहीं से शुरुआत हुई कार्ल मार्क्स की नई जिंदगी की, जिसने कार्ल मार्क्स की जिंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। बिल्कुल सही कहा बबीता तुमने। बर्लिन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के साथ साथ कार्ल मार्क्स ने लॉ की पढ़ाई भी की। फिलॉसफी से डॉक्टरेट करने के बाद टीचिंग का प्रोफेशन अपनाने के बजाय कार्ल ने कलम को अपनी ताकत बनाया और जर्नलिस्ट की नौकरी कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों में कार्ल का नाम वहाँ के बड़े जर्नलिस्ट्स में शामिल हो गया और जल्द ही उस अखबार के बंद होने पर कार्ल ने यूरोप के दूसरे बड़े शहर पेरिस का रुख किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना खुद का अखबार शुरू किया। अपने इस अखबार के जरिए उन्होंने उस वक्त बड़े फिलोसोफर्स के खिलाफ लिखना शुरू किया और उनकी कलम की ताकत से घबराकर वहाँ के एंटी सोशलिस्ट सरकार ने उन्हें पेरिस से निष्कासित कर दिया। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि आप इंसानों को रोक या निकाल सकते हैं,
लेकिन उसके विचारों को नहीं। वेरी गुड संदीप, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इंटेलिजेंट भी हो। मैं बचपन से ही था। ग्रेट। वेल, पेरिस के बाद कार्ल का अगला पड़ाव था बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल, जहां फिलॉसफी के बाद दूसरी सबसे अहम चीज ने कार्ल मार्क्स की जिंदगी में दस्तक दी। और पता है संदीप, वो थी सोशलिज्म। यहाँ पर उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर थ्योरी लिखी, जिसे वो द जर्मन आइडियोलॉजी के नाम से पब्लिश करवाना चाहते थे। लेकिन संदीप, इस पहली किताब का सपना अधूरा ही रह गया और ये किताब लोगों के सामने नहीं आ पाई। बिल्कुल फ्रेंड्स, अपने इस अधूरे ख्वाब के साथ कार्ल मार्क्स आगे बढ़ते गए और 40 के दशक के अंत तक उन्होंने कम्युनिस्ट कॉरेस्पोंडेंस कमेटी की नींव रखी। इस कमेटी का मकसद पूरे यूरोप के सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों को एक सूत्र में बांधना था। कार्ल मार्क्स के इसी कदम से इंस्पायर्ड होकर लंदन में कम्युनिस्ट लीग की बैठक हुई और वहीं पर पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल विषय थे समाज के अलग अलग तबके को एक बराबरी पर लाना, सबको समान अधिकार दिलाना और इसके साथ ही साथ मजदूर वर्ग को मजबूत करना। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि पूरे यूरोप के इतने देशों की सत्ता की नीतियों को चुनौती देने वाले कार्ल मार्क्स को हर तरफ रोकने वाले यही लोग थे। और संदीप, सच कहा जाए ना तो एक तरफ उन लोगों में पनपने लगा था खौफ, इसलिए शायद फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी की सरकारों ने उनके अपने देश पर आने पर रोक लगा दी थी। और ऐसे में उनका ठिकाना बना लंदन, जहां उन्होंने कम्युनिस्ट होने के साथ साथ एक जुझारू पत्रकार के तौर पर भी अहम योगदान दिया। और संदीप, वहीं से उनकी कर्मस्थली बनी लंदन और उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी इसी शहर में ली। हालांकि उन्हें लंदन में रहने की इजाजत तो मिली थी, लेकिन ब्रिटेन की नागरिकता देने से वहां की सरकार ने उन्हें साफ मना कर दिया। बिल्कुल बबीता, ये तो थी कार्ल मार्क्स की जिंदगी की झलक, लेकिन अब थोड़ी बात उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की जाए। बिल्कुल की जाए, जो आज भी काफी वैल्यूएबल है। संदीप ने बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों। 1860 के दशक के अंत का वो दौर ऐसा दौर था जब इतिहास करवट ले रहा था और इस महान शख्स की कलम तैयार थी एक ऐसी किताब को लिखने के लिए जो आगे चलकर इतिहास के अहम दस्तावेजों में शामिल होने वाली थी। और पता है संदीप, वो किताब कौन सी थी? कौन सी? दास कैपिटल, जिसका पहला वॉल्यूम 1867 में आया। 3 वॉल्यूम्स में प्रकाशित इस किताब में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के खिलाफ और मजदूरों के हक की बात की और उनकी समानता की बात की। यहाँ पर हम ये बताते चले अपने दोस्तों को कि मजदूर और मालिक के बीच की खाई को पाटने की एक कोशिश थी कार्ल मार्क्स की ये ऐतिहासिक किताब दास कैपिटल। सच है दोस्तों, ऐसे लोग सदियों में ही आते हैं और अपनी जिंदगी को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं और अपने पीछे ऐसे विचार छोड़ जाते हैं जो सालों बाद भी उतने ही रेलेवेंट होते हैं जितने पहले थे। हमारी तरफ से कार्ल मार्क्स को सलाम। और अब हम अपने शो में जिस पर्सनैलिटी की बात करने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ कहने से पहले क्यों ना बबीता ये वाला गाना सुनवाया जाए। बिल्कुल सुनवाया जाए, तो लिसनर्स सुनिए इस गाने को। Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it तो फ्रेंड्स, आपने सुना ये प्यारा सा गाना
हम बात कर रहे हैं एडेल लॉरी ब्लू एटकिंस के बारे में, जो एडेल के नाम से म्यूजिक लवर्स के बीच में मशहूर हैं। वेरी गुड संदीप, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हर जगह की नॉलेज आप रखते हैं, हर शख्सियत की नॉलेज आप रखते हैं। वेल, एडेल का जन्म लंदन में 5 मई 1988 को हुआ था और म्यूजिक को ही उन्होंने अपनी जिंदगी बना लिया था। ये कलाकार एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन है। इसके अलावा एडेल के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इन्होंने कई अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी महारत हासिल कर रखी है। बिल्कुल सही कहा बबीता, और मैं भी ये बता दूं कि 2008 में आए अपने पहले एल्बम 19 से ही एडेल ने लोगों का दिल जीत लिया और ये एल्बम इतना हिट रहा कि कई लोगों ने तो एडेल की तुलना बीटल्स और बॉब मार्ले जैसे सिंगर्स से करनी शुरू भी कर दी। सही कहा। वैसे सच कहूँ संदीप, अगर इतने कम समय में किसी को इतनी सफलता मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी तुलना तो बड़े नामों में होगी ही। बिल्कुल। पर ये सारी बातें जिसने भी कही हैं वो बिल्कुल सही कही हैं कि अगर किसी छोटे से करियर में 6 ग्रैमी अवार्ड मिलेंगे तो उसका नाम तो बेस्ट लिस्ट में बनता ही बनता है ना। बिल्कुल बनता है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है बबीता क्या? कि 2011 में आई उनके एल्बम 21 इतनी सुपर हिट रही कि सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज हाथों हाथ बिक गई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही संदीप, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जब इस एल्बम की इतनी सारी बातें हम कर चुके हैं तो क्यों ना अपने लिसनर्स को इसी एल्बम से एक गाना सुनवाया जाए और इस हरफन मौला कलाकार को हैप्पी बर्थडे भी विश किया जाए। बिल्कुल विश किया जाएगा। एडेल की एल्बम 21 से आपके लिए ये प्यारा सा गाना, एंजॉय इट। I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. हेलो संदीप, कहाँ खो गए? हाँ वापस आओ भाई और प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाओ। हाँ करता हूँ भाई, आता हूँ, वापस आ गया मैं वैसे, बट मेरा अभी भी और म्यूजिक सुनने का मूड है तो। कोई बात नहीं, तुम्हारे इस म्यूजिकल मूड को ना मैं बिल्कुल खराब नहीं करूंगी। लेकिन संदीप, पहले एक ऐसे डॉक्टर, केमिस्ट, प्रोफेसर, हिस्टोरियन और एक फोटोग्राफर की बात हम करेंगे। केमिस्ट, हिस्टोरियन और फोटोग्राफर, ये क्या कॉम्बिनेशन है? ऐसे ही कॉम्बिनेशन है ये शख्स जिनकी अब हम बात करने जा रहे हैं। वो है जॉन विलियम ड्रेपर, जिनका जन्मदिन आज ही के दिन 1811 में हुआ था और जिन्होंने केमिस्ट्री से जुड़ी कई किताबों को लिखा। लेकिन उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल किताब रही हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। अच्छा, हाँ, तभी तो इसको 9 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। माय गुडनेस, ग्रेट। ये तो थी उनकी साइंस की बात, लेकिन अब उनकी फोटोग्राफी के बारे में भी कुछ बताओ। बिल्कुल बताएंगे संदीप। तुम्हें पता है, डॉक्टर जॉन विलियम ड्रेपर वो पहले शख्स थे जिन्होंने चंद्रमा यानी मून की पहली तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। अच्छा, हाँ, और उस दौर में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी। आई विश मैं भी वो फोटोग्राफ देख पाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख सकते हो, तुम जरूर देख सकते हो उन फोटोग्राफ्स को। लेकिन उसके लिए ना तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, जहाँ इसकी कॉपी अभी भी मौजूद है। ओहो, तो फिर रहने ही दो, मैं वैसे ये तस्वीरें घर बैठे भी देख सकता हूँ। वेरी स्मार्ट। और चलते चलते बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की टीम की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि। अच्छा, मेरे म्यूजिक वाले मूड का क्या हुआ? उसका भी इंतजाम है मेरे पास, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम ना रहने दो, मैंने खुद ही उसका इंतजाम कर लिया। मतलब मोहतरमा, आज है जाने माने पॉप सिंगर क्रिस ब्राउन का जन्मदिन। तुम्हें पता है बबीता? नहीं पता, तुमने बताया ही नहीं अभी तक। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें कि 5 मई 1989 को वर्जीनिया में जन्मे क्रिस को शुरू से ही म्यूजिक का इतना जबरदस्त क्रेज था कि क्या बताऊं। और इसी क्रेजीनेस का नमूना है क्रिस का ये वाला गाना।
to fall in love, 'cause you end up in the dust every time. Now you see us all the same, like our words are just a game, spitting lines, dirty lies. I know you know there's something here, but you cannot get past the fear. I can help you make it clear. So when you feel like trying again, reach out, take my hand, see how great it could be to fall in love with someone you can trust, who would never give up, 'cause you're all that he needs. Baby, take a chance on me. Baby, take a chance on me. वाओ संदीप, कितना अच्छा गाना था ना। बहुत बढ़िया गाना आई था। होप कि अब तुम्हारा मूड अच्छा हो गया होगा। मेरा मूड बहुत औसम हो गया। आहा। और अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो क्या? ये है कि भाई अपने सेल्फ टाइटल्ड म्यूजिक एल्बम्स से दुनिया भर के चार्ट बस्टर्स पर इन्होंने ऐसी धूम मचाई कि उनका डेब्यू एल्बम बिलबोर्ड चार्ट्स में नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गया। कामयाबी से शुरू हुआ क्रिस का ये सफर आज भी जारी है, जिसमें उनके कई हिट एल्बम्स शुमार हैं। और आपको पता है लिसनर्स, 2008 में क्रिस ब्राउन को बिलबोर्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया। तो क्यों ना हम भी इस सुपरस्टार म्यूजिशियन सिंगर को हैप्पी बर्थडे विश करें और उन्हीं की आवाज में सुने ये प्यारा सा गाना। बिल्कुल सुनते हैं। I need you, boo. I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. I need you, boo. I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner, hot little figure. Yes, you a winner, and I'm so glad to be yours. You're a class, all you're running. Ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. Born to be remembered. Born to be remembered. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड मेरे यानी बबीता और संदीप के साथ। और आई एम श्योर संदीप, अब तो तुम बहुत खुश हो गए होंगे। मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ, मैं बता नहीं सकता ये प्यारा सा गाना सुनने के बाद मेरी खुशी का ग्राफ किस लेवल पर है। और खुशी का ग्राफ बहुत ऊंचा है, लेकिन साथ ही साथ बबीता जाने से पहले एक क्रांतिकारी को उनके जन्मदिन पर याद किए बिना हमारा आज का एपिसोड शायद ही पूरा होगा, नहीं? उस क्रांतिकारी का नाम है प्रीतिलता वाद्देदार। दोस्तों, हमारी आजादी की लड़ाई में बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसी ही एक नौजवान थी प्रीतिलता, जिसने अपनी क्रांतिकारी दोस्तों को मौत के घाट उतारने वाले पुलिस ऑफिसर की न सिर्फ हत्या की, बल्कि अंग्रेजी सरकार की पुलिस की गोली से मरने से बेहतर उन्होंने जहर खाकर खुद को खत्म करना समझा। ऐसी ही थी आज के दिन यानी 5 मई 1911 को उस समय भारत के एक छोटे से शहर चिटगोंग में पैदा हुई प्रीतिलता। वही चिटगोंग जहां एक टीचर सूर्य सेन ने कैसे अपने कुछ छात्रों के साथ मिलकर अंग्रेजों की हुकूमत को न सिर्फ ललकारा था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत से एक दिन के लिए ही सही चिटगोंग को आजाद करवाया था। उसी सूर्य सेन की युवा ब्रिगेड की सदस्य थी प्रीतिलता वाद्देदार। आजादी के इन्हीं अनसंग हीरोज को हमारा सलाम। तो दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस एपिसोड का होता है यहीं पर समापन। फिलहाल के लिए अपने दोस्त संदीप और बबीता को दीजिए इजाजत। गुड बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,